दिस क्वेश्चन अ कंटेनर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इसका मतलब जो कंटेनर है वो हीट कंडक्ट नहीं कर सकता। थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय हीट इंसुलेटिंग पिस्टन। तो इन बिटवीन यहाँ पे जो पिस्टन है वो भी हीट कंडक्ट नहीं कर सकता है। दैट कैन स्लाइड इन द कंटेनर विदाउट फ्रिक्शन बट इट इज़ फ्री टू स्लाइड। ऑन वन साइड ऑफ द पिस्टन मास m1 of hydrogen gas occupies volume v1 and on the other side mass m2 of helium gas occupies volume v2. So this is mass m1 volume v1, this is mass m2 volume v2. Molecular masses of these gases are ms2 and mhe respectively. The gases can be heated by two series connected heating coils. तो यहाँ पे जो हीट देने का जो अरेंजमेंट है वो थ्रू कॉइल्स है और ये दिख रहा है इसमें कि ये बैटरी और उसके साथ साथ यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में है तो इसका मतलब है कि दोनों में जो करंट होगा वो करंट इक्वल होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल विच हीट्स हाइड्रोजन गैस डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी अकॉर्डिंग टू द लो। तो जैसा हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी कॉइल का वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस हमें लेना है इसमें। तो जो हाइड्रोजन को हीट करने वाली जो कॉइल है इस कॉइल का रेजिस्टेंस अगर R1 है तो वो टेम्परेचर के साथ में इस तरीके से वेरी कर रहा है। That is the temperature, इस कॉइल का टेम्परेचर। If the piston does not move after closing the switch, तो here important word is कि जब इस स्विच को क्लोज कर देते हैं और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो ये पिस्टन वैसे चलने के लिए फ्री है लेकिन चलता नहीं है। It doesn't move after closing the switch. Find the law describing dependence of resistance of the coil hitting the helium gas. तो इसका तो दिया गया कि टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है। इसके लिए हमें पता करना है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। द गैसेस ऑलवेज रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हीटिंग कॉइल्स, यानी कि इस कॉइल का जो भी टेम्परेचर है वो इस गैस का टेम्परेचर रहेगा हमेशा। इस कॉइल का जो भी टेम्परेचर है वो इस गैस का टेम्परेचर रहेगा हमेशा यहाँ पे। तो जो गैसेज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द हीटिंग कॉइल्स। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है कि पिस्टन डज नॉट मूव, इसका मतलब है कि जब यहाँ से हीट देना हमने स्टार्ट किया यहाँ पे थ्रू कॉइल्स तो दोनों साइड का प्रेशर भले ही बदल रहा होगा लेकिन प्रेशर किसी भी इंस्टेंट पे सेम रह रहा होगा। तो एट एनी इंस्टेंट दोनों साइड का जो प्रेशर है वो इक्वल है। अगर मैं इसको P1 बोल देता हूँ, इसको P2, तो P1 और P2 किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ पे इक्वल है। P1 एंड P2 आर इक्वल एट ईच इंस्टेंट। At each instant these pressures are equal, otherwise the piston will move. तो पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर दोनों साइड पे इक्वल है। और अगर प्रेशर दोनों साइड पे इक्वल है तो इसका मतलब दोनों साइड के जो वॉल्यूम है वो फिक्स हो गए। V1 कांस्टेंट रहेगा हमेशा, V2 भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है और इसमें भी एक तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है। तो प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम दोनों साइड का हमेशा कांस्टेंट है इसमें। तो प्रेशर को मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो ये हो जाएगा N1, ये इधर की साइड हाइड्रोजन के लिए, उधर की साइड हीलियम के लिए। तो N1 यहाँ पे R जो है वो गैस कांस्टेंट के लिए यूज़ हो रहा है। इसका टेम्परेचर किसी भी टाइम पे लेट से T1 है और वॉल्यूम हमेशा फिक्स है कि V1 रहेगा। दिस इज N2RT2 डिवाइड बाई V2। तो इस R को मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। N1 N2 की वैल्यूज़ अगर मुझे लिखनी होंगी तो N1 N2 की वैल्यूज़ मैं लिख सकता हूँ जो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के लिए हैं, तो इसका मास डिवाइड बाय इसका मॉलिकुलर मास, मोलर मास। और इस तरीके से अगर मेरे को N2 लिखना हुआ तो N2 यहाँ पे हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाय M मास ऑफ हीलियम। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये निकल करके आ गया कि N1 T1 बाई V1 दिस इज इक्वल टू N2 T2 बाई V2 एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पे ये रिलेशंस रहेंगे जिसमें N1 V1 कांस्टेंट रहेंगे हमेशा, N2 V2 कांस्टेंट रहेंगे। टेम्परेचर बदलता जाएगा, T1 की वैल्यू बदलती जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली T2 की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज होती चली जाएगी। अब इसके बाद में इसको जो भी हीट मिल रही है तो वो हीट यहाँ पर थ्रू कॉइल मिल रही है। यहाँ पर इसको भी जो भी हीट मिल रही है वो भी थ्रू कॉइल मिल रही है। तो कॉइल से किस रेट से हीट मिलती है तो उसका आंसर होता है I²R और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हीट आ जाएगी। इसमें भी वही I होगा जो इसमें I है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अब हीट की इक्वेशन यहाँ पर लिखने वाला हूँ क्योंकि वही यहाँ पर अभी
आगे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बचती है, क्योंकि इसमें जो भी हीटिंग प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और हीट किसके थ्रू आ रही है वो हमको पता है। इसमें भी जो हीटिंग प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और हीट किसके थ्रू आ रही है हमको पता है, तो इनको आपस में हमें रिलेट करना चाहिए। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पैरामीटर हमें दिया गया जो कि वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ। तो हमें एक लॉन्ग इंटरवल के लिए इक्वेशन लिखने के बजाय वी शुड राइट द इक्वेशन फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। तो सपोज स्मॉल टाइम इंटरवल में जो हीट मिलती है यहाँ पर इसको वो dQ1 है और इसको जो हीट मिलती है वो dQ2 है। dQ1/dQ2 इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो N, और यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो CV1 दैट इज़ फॉर हाइड्रोजन, dt यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज है इसके लिए, तो इसको मैं DT1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इसके टेम्परेचर में कितना चेंज है। आप ये ध्यान रखोगे दोनों के टेम्परेचर में जो चेंज है वो बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं, इसका T1 इसका T2 है, ठीक है। तो टेम्परेचर में ऐसा नहीं हो रहा है कि टेम्परेचर दोनों के बराबर रहेंगे, यहाँ पे चेंज बराबर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंट था इनका, और क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की हीट कंडक्ट आपस में नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ये, अगर हीट कंडक्शन अगर आपस में कर रहे होते तो फिर वो टेम्परेचर को बराबर मेंटेन कर लेते हैं, आपस में बराबर ही रखते हैं टेम्परेचर के, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो dQ1 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पर n की जगह पे N1, तो N1 CV1 DT1, dQ2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ N2 CV2 इंटू DT2। और इसके बाद में फर्दर अब आगे यहाँ पर इसको कर सकते हो, तो N1 CV1, तो C इसके लिए CV की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3R/2, इसके लिए CV की वैल्यू हो जाएगी, डायटोमिक गैस है 5R/2 और इसके लिए इट विल बी 3R/2। तो N1 हाइड्रोजन के लिए 5R/2, अगेन R का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे R गैस कांस्टेंट है और वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, अगले स्टेप में इसको कैंसिल कर लेंगे, 3R/2 इंटू DT2। अच्छा, ये जो हीट है इस हीट को आप यहाँ पर इसके साथ भी लिंक करो, इसके रेजिस्टेंस और करंट वगैरह के साथ में। तो छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं, तो सपोज जो करंट है वो उतना ही रह गया I², और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस को मैं R1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेट्स से इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, मल्टीप्लाइड बाय अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, I² R2 dt। तो लेट अस कैंसिल दिस R/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये I वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, ये जो टाइम इंटरवल है ये हट गया यहाँ से। अब जो इक्वेशन बन रही है उस इक्वेशन को मैं आगे यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, N1 DT1 डिवाइड बाय N2 DT2, दिस इज इक्वल टू सिंपली रेजिस्टेंस का रेशियो R1/R2। अब इसके बाद फर्दर, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है वो छोटे से ड्यूरेशन के लिए लिखी है, तो मेरे को DT1 DT2 ये चाहिए होंगे इसमें, और उसके लिए मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं वो अदर फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ या फिर दो टेम्परेचर पे अगर चेंजेस निकाल लूँ इसमें, तो आप इस तरह की इक्वेशन यहाँ से ला सकते हो, N1 डिवाइड बाई V1 इंटू DT1 N2/V2 इंटू DT2। तो यहाँ से आप DT1 DT2 की वैल्यूज़ यहाँ पर उठा के पुट कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली N1 के साथ जो वैल्यू उसको पुट कर देता हूँ, तो N1 DT1 डिवाइडेड बाय N2 DT2, और ये V1/V2 यहाँ पर इस तरीके का आ जाएगा, तो दिस विल बी, और यहाँ पे 5 और 3 के फैक्टर्स हमने छोड़ दिए हैं, इसको भी लेके चलना होगा, 5 और 3 के फैक्टर्स जो बन रहे हैं। तो दिस रेशियो, ये वाला जो रेशियो है ये अल्टीमेटली वॉल्यूम के टर्म्स में हमें मिल रहा है यहाँ से, तो N1 DT1 डिवाइड बाय N2 DT2 V1/V2 हो जाएगा ये। तो फर्दर आई कैन राइट इट एज 5 तो रह जाएगा, N1 DT1 बाई N2 DT2, ये 3 रह जाएगा V1/V2। यहाँ से अगर आप R2 की कैलकुलेशन देखते हो तो R2 विल बिकम फ्रॉम हियर, R2 इज इक्वल टू, तो R2 इधर चला जाएगा, तो 3V2 बाई 5V1 इंटू R1। R1 की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ किसी टेम्परेचर पे, तो R1 जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, अगर टेम्परेचर T है तो टेम्परेचर T पे R0 + AT, लेकिन मैं जो ये वाली गैस है, इधर वाली जो गैस है, उसका टेम्परेचर किसी भी टाइम पे T1 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि दोनों का तो T हो नहीं सकता, तो हमें थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा इनको। तो R1 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ R0 + AT1। अब मैंने R2 का आंसर तो निकाल लिया यहाँ पे लेकिन R2 के आंसर में यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर यहाँ पे T1 लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर। तो टेम्परेचर को अब मैं यहाँ पर चेंज करूँगा और टेम्परेचर को मैं इस कॉइल का जो टेम्परेचर है उसके टर्म्स में लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे
इसका जो रेजिस्टेंस चाहिए वो इसके टेम्परेचर के फंक्शन में चाहिए, ना कि इसके टेम्परेचर के फंक्शन में चाहिए। अभी हमने रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट किया है वो हाइड्रोजन के टेम्परेचर के फंक्शन में हमने कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन के साथ जो कॉयल है उसके टेम्परेचर के फंक्शन में कैलकुलेट किया, तो हमें इसको T2 के टर्म्स में ले आना चाहिए। वी शुड कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ T2, क्योंकि इस कॉयल का जो टेम्परेचर वो T2 है, तो हमें T2 के फंक्शन में चाहिए। तो अब T2 के फंक्शन में कहाँ से आएगा, तो अगेन हमें इसके तरफ देखना पड़ेगा, दिस इक्वेशन टू बी लुक्ड आउट। तो यहाँ पे T2, तो T1 की जगह पे मुझको यहाँ पे रखना चाहिए, इन प्लेस ऑफ T1 आई हैव टू पुट N2/N1, ठीक है, T1 N2/N1, और यहाँ पे ये V1/V2 हो जाएगा और ये T2। तो T1 को मैं अब इससे हटा कर T2 के टर्म्स में यहाँ पर लिखने वाला हूँ, और N1 N2 जैसे मैंने पहले कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम इसके बराबर यहाँ पर रखेंगे इसको। तो R2, अब फाइनली यहाँ पर R2 नॉन हो चुका है, 3V2/5V1, दिस इज़ R0, ए की जगह ए रह जाएगा, और T1 की जगह ये पूरी क्वांटिटी, और N2 N1 अब इनकी वैल्यूज़ रखने का समय आ गया। तो N2 की जो वैल्यू है N2/N1 करेंगे तो एक M2/M1 का फैक्टर आएगा, और 2, क्योंकि M2 के नीचे यहाँ पर ये मास ऑफ हीलियम आएगा, तो मास ऑफ हीलियम नीचे रहेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन ऊपर पहुँच जाएगा, तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय मास ऑफ हीलियम। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये V1/V2 का टर्म भी रहेगा इसमें, तो V1/V2 मल्टीप्लाइड बाई T2, तो R2 in terms of T2. So this is the final answer to this problem.